आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। आज जन्म कुंडली के नवम भाव के चर्चा करेंगे। नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान का कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहला विशेष स्थान होता है लग्न स्थान, जो हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। और फिर दूसरा स्थान है भाग्य स्थान। जब शरीर है तो फिर भाग्य का दूसरे नंबर में महत्व है। ये धर्म स्थान भी है। जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है और वह भाग्य स्थान के ग्रहों के आधार पर निश्चय होता है। ये देखिए त्रिकोण स्थान है, पांचवा, नवा और लग्न। बहुत से लोग लग्न को भी इसमें लेते हैं त्रिकोणों में, तो हमारे विद्वानों का, ऋषियों का मत है, तो इसको त्रिकोण कहते हैं। तो ये हमारा शरीर है, ये विद्या है, ये भाग्य है, और यहाँ पर कर्म स्थान है। तो भाग्य जो है बहुत ही विशिष्ट स्थान होता है, ये नवम स्थान। देखिए भाग्य एक महत्वपूर्ण है, विषय है। भाग्यवान होना एक बहुत बड़ी बात है। भाग्य के बिना कोई काम नहीं बनते, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अक्सर लोग कहते हैं भाई नहीं भाग्य से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि भाग्य भी हमारे पहले जन्म का कर्म ही है। पहले किए हुए कर्म का नाम ही भाग्य है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का नाम ही भाग्य कहा जाता है। लेकिन ये जो कर्म है, ये जो भाग्य है, बहुत प्रबल होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो हमारा जन्म होता है, और वहाँ जन्म के आधार पर, वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर हम फिर कर्म करते हैं। अब कोई तत्काल पैदा हुए बच्चे से कहे भैया तुम कर्म करो, वो क्या कर्म करेगा बताइए? वो कर्म पहले करके आया है, उसी आधार पर उसका जन्म एक पुण्यात्मा के घर में होता है, या एक धनवान के घर में होता है, राजा के घर में होता है, या एक निर्धन के घर में होता है, अथवा वो पशुओं में भी हाथी का बच्चा बनता है, या शेर का बच्चा बनता है, या सियार का बच्चा बनता है, या वो पक्षियों में भी हंस के यहाँ हंस से पैदा होता है, गरुड़ से पैदा होता है, कौवे से पैदा होता है। तो अलग अलग जगहों में भी भाग्य की प्रधानता दिखाई देती है। कर्म की प्रधानता तो तब दिखाई देती है जब हम कर्म करने के योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कर्म ही पूजा है। कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन पहले किया हुआ कर्म ही हमारा भाग्य बन के आता है। तो आइए नवम भाव के विषय पर चर्चा करते हैं। भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्नानि वसुंधरा। शास्त्र में कहा है कि अगर आदमी का भाग्य कमजोर है, भाग्यहीन है, तो इस धरती में जहाँ तहाँ रत्न ही रत्न हैं, लेकिन वो भाग्यहीन को नहीं दिखाई देते। ऐसा भी कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। हर जगह भाग्य का ही फल मिलता है। विद्या पुरुषार्थ भाग्य के सामने कुछ नहीं होता। तो आइए जरा समझ लेते हुए आगे भाग्य इसके बारे में चर्चा करते। तो ये भाग्य का मालिक यहाँ बृहस्पति है मेष लग्न में। अगर ये वृषभ लग्न होता तो देखिए वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यहाँ पर मकर राशि होती है। तो भाग्य का स्वामी शनि होता। तो हम यहाँ पर केवल भाग्य इसकी चर्चा कर रहे हैं, ग्रह कोई भी हो। तो आइए पहले हम देखते हैं भाग्य का मालिक बृहस्पति अगर लग्न में हो आ जावे किसी कुंडली में, भाग्य का मालिक कोई भी ग्रह हो वह लग्न में आ जावे, तो मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, वह यशस्वी होता है, उसमें निर्णय की अच्छी सामर्थ्य होती है, वह धर्मात्मा भी होता है। और अगर यही भाग्य का मालिक धन स्थान पर बैठ जाए बृहस्पति या देवगुरु, गुरु जिनको कहते हैं,
तो मनुष्य के जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। वो अपने धन कमा करके कुटुंब का सहयोग करता है, अथवा उसके कुटुंब के धनवान लोग उसकी सहायता करते हैं। उसको वैसे ज़रूरत होती नहीं, जिनका भाग का मालिक धन स्थान में बैठ जाए वह सहायता करते हैं दूसरे की। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कुटुंब से अथवा कुटुंब के लिए वह धन का उपयोग करता है और उसको अपने परिवार के प्रति बड़ा लगाव होता है, क्योंकि धर्म स्थान का अधिपति है। धन स्थान में कुटुंब स्थान में बैठने से वह पैसे का सदुपयोग भी करता है। ऐसा आदमी वह धन का अपव्यय नहीं करना चाहता। अगर भाग्य का मालिक ये बृहस्पति अगर यहाँ बैठ जावे तो आदमी के अंदर बहुत पराक्रम होता है, हिम्मत होती है, और वह जिस काम को आरंभ करता है तो उसे वेग से पूरा भी करता है। और हर कार्य में, उस पराक्रम में उसके अंदर अहंकार नहीं होता। यद्यपि इन बातों का निर्णय हम भाग्य के स्वामी के आधार पर करेंगे, यहाँ पर हम मेष लगने के आधार पर कर रहे हैं चर्चा। अगर यहाँ भाग्य का मालिक सूर्य हो जाए तो उसका फल थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन प्रायः जो मुख्य फलादेश है वह इसी प्रकार से होगा। भाग्य का स्वामी अगर ये पराक्रम स्थान में बैठ जाए तो उसके भाई भी पुण्यात्मा होते हैं और जीवन में प्रगति करते हैं। उसे अपने भाइयों का बड़ा ध्यान रहता है, उनका वो ख्याल करते रहता है। भाग्य का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो उसे मातृभूमि का सुख प्राप्त होता है, माता का सुख प्राप्त होता है, अपनी माँ का आशीर्वाद उसे मिलता रहता है। माँ के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा होती है और उसके घर में अनेक वाहन और उसके अपने मकान घर भी होते हैं यहाँ पर होने पर, और उसका सुख भी प्राप्त करता है। भाग्य का मालिक बृहस्पति यहाँ इस कुंडली में यहाँ पर अगर पंचम बैठ जाए तो कहना ही क्या है। पंचम स्थान में बृहस्पति जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं वैसे भी, और पंचम के कारक भी बृहस्पति हैं, और पंचम स्थान में बृहस्पति के होने से विद्याध्ययन में बड़ी सरलता हो जाती है और वह आदमी विद्वान होता है। भाग्य का मालिक अगर पंचम स्थान में बैठ जाए तो जातक विद्वान होता है और विद्या के माध्यम से धनोपार्जन करता है, और वहीं से उसका भाग्योदय होता है। उसकी संतान भी बुद्धिमान होती है। भाग्य का अधिपति अगर छठे भाव में बैठ जाए बृहस्पति, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको भाग्योदय में रुकावट होती है। भाग्य अच्छा होते हुए भी यहाँ पर छठे भाव में बैठने से उसके भाग्योदय में उसके विरोधी, उसके बराबरी का मुकाबला करने वाले लोग, कंपटीटर कहिए, वो थोड़ा उसके भाग्योदय में बाधक हो सकते हैं। अगर भाग्य का मालिक सप्तम स्थान में बैठ जाए तो उसकी पत्नी से के द्वारा भाग्योदय होता है। उसके ससुराल के पक्ष से उसका बड़ा उसे सहयोग प्राप्त होता है, और पत्नी गुणवती और होती है, विदुषी हो सकती है। अगर यही भाग्य का मालिक अष्टम भाव में बैठ जाए तो मनुष्य धर्मात्मा होता है, वो काफ़ी मनन चिंतन करने वाला होता है, लेकिन उसके भाग्योदय में विलंब होता है, काम बनने में देर होती है। अब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो कहना ही क्या है। तो ऐसे लोगों के काम बड़ी सरलता से बन जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग बहुत बड़े विद्वान होते हैं लेकिन वो जीवन में सफल नहीं हो पाते, उनका भाग्य उनका बहुत साथ नहीं देता। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा जानकार नहीं होते, ज़्यादा पढ़ाई किए हुए भी नहीं होते, वो लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो उसका फल कारण यही है कि भाग्य का अधिपति बलवान है। यहाँ पर भाग्य का अधिपति भाग्य स्थान में बैठ जाए तो आदमी के हर काम सरलता से हो जाते हैं। वो मिट्टी से भी सोना निकाल लेता है। अगर भाग्य का मालिक दसम स्थान में बैठ जाए तो ये और बहुत बढ़िया बात है। ऐसा आदमी बड़ा कर्मठ होता है और उसके कार्य में हमेशा सफलता रहती है, और लोगों का उसके प्रति बड़ा लगाव होता है। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो जनहित के कार्य भी करता है। उसे लोगों को खिलाने पिलाने में, लोगों के सहयोग करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, और लोगों की सद्भावना उसके साथ रहती है,
वो और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहता है। अब ये भाग्य का मालिक अगर 11वें स्थान पर बैठ जाए तो उसके जीवन में सोना चांदी धन दौलत संपत्ति आदि का आगमन होते ही रहता है। मनुष्य धनवान होता है और उसके जीवन में अनेकों धार्मिक यात्राएं और अनेकों लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी होता है। भाग्य का मालिक अगर व्यय स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, उसके अंदर वैराग्य होता है, भक्ति भी होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का पुट होता है। तो इस प्रकार से भाग्य के अधिपति का अलग अलग स्थानों में संक्षेप में आपने ये फल सुना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। समस्त शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।